वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यानी कि बीए तृतीय सेमेस्टर में जो छात्र छात्राएं हैं, यानी कि सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा आप दे चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं, तो आपको एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना होता है। यानी कि उन्नत पोषण और मानव विकास के बारे में आपको जानना होता है। एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ये आपको बीए के थर्ड सेमेस्टर में, अच्छा अगर बीएससी भी कर रहे हैं आप होम साइंस से, चूंकि होम साइंस से बीए बीएससी दोनों आप कर सकते हैं, तो अगर बीए बीएससी होम साइंस है तो भी आपको यही पढ़ना है, और बीए थर्ड सेमेस्टर है तो भी आपको यही पढ़ना है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी का सिलेबस यही है। संपूर्ण सिलेबस को अब मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर है, यानी कि आज हम, ये पहली क्लास है, इससे पहले सिलेबस डिस्कशन मैंने कर दिया। सिलेबस में मैंने डिस्कशन में मैंने आपको ये भी बताया कि आपको किस तरीके से संपूर्ण सिलेबस आप कैसे पढ़ सकते हैं, आप पूरा कोर्स जो है होम साइंस का कैसे परचेज कर सकते हैं, और मात्र 100 रुपये में संपूर्ण चैप्टर्स और उनकी पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलेंगे। इसके अलावा एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी इसमें रखे गए हैं। यानी मैं चैप्टर पहले समझाऊंगा पूरा, उसके बाद में इस चैप्टर से, यानी कि आहार आयोजन से बनने वाले अभी तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस लेक्चर के अंतर्गत भी मैंने रखा है। तो लास्ट में हम लोग टेस्ट भी लगा लेंगे। यानी कि एक प्रकार से एक चैप्टर में जैसे लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तैयारी के साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की भी तैयारी, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से होने वाली है। यानी बहुत ही इनोवेशन क्लास में आपको मिलेगा। होम साइंस का यह लेक्चर, आज के बाद में आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आहार आयोजन से बनने वाले हर उस प्रश्न के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, भोजन योजना या आहार योजना या आहार आयोजन, बात एक ही होती है। इसी को अंग्रेजी में मील प्लानिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मील प्लानिंग बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये मील प्लानिंग है क्या। भोजन योजना की परिभाषा, भोजन योजना बोलो इसको सरल भाषा में, इसको सरल भाषा में क्या बोल देते हैं हम? भोजन योजना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है भोजन योजना। अब भोजन योजना की परिभाषा यानी डेफिनेशंस ऑफ मील प्लानिंग, इसी को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? डेफिनेशंस ऑफ मील प्लानिंग, ठीक है। भोजन योजना, या इसी को क्या बोलेंगे? इसको मैं और लिख दे रहा हूँ, आहार आयोजन, ठीक है। भोजन योजना को ही आहार आयोजन या आहार नियोजन कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। नियोजन और आयोजन ये दोनों शब्द एक प्रकार से एक ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। नियोजन और आयोजन का मतलब होता है एक प्लान करना, एक प्लानिंग करना। तो मील प्लानिंग को बोलते हैं आहार आयोजन या आहार नियोजन या फिर भोजन योजना, ठीक है। भोजन योजना क्या है? भोजन योजना किसे कहते हैं, अब उसको जानते हैं। सबसे पहले आहार चैम्बर्स शब्दकोश, आहार चैम्बर्स शब्दकोश का मतलब होता है, आहार चैम्बर्स डिक्शनरी है एक, उसी डिक्शनरी में भोजन योजना की, आहार आयोजन की, आहार नियोजन की एक परिभाषा दी गई है। अब वो कौन परिभाषा हुए देखा जाए भैया। देखो, आहार चैम्बर्स शब्दकोश यानी डिक्शनरी में एक परिभाषा दी गई, क्या कहे? भोजन योजना का, यानी कि आहार नियोजन का या आहार आयोजन का। क्या परिभाषा है कि भोजन आहार वह पदार्थ होता है, भोजन आहार या एक प्रकार से भोजन योजना या आहार नियोजन वह पदार्थ होता है जो खाया जा सके, पचाया जा सके और जो शरीर की वृद्धि और निर्माण करे। कुल मिलाकर के ये भोजन की परिभाषा हुई। मैं आपको एक बात समझा दूं, भोजन और आहार दोनों में बहुत अंतर होता है। भोजन का मतलब क्या होता है? जो कुछ भी हम खाते हैं वो भोजन होता है। आहार वह होता है जो आप एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख करके खाते हैं, और आप देखते हैं कि भाई कितना प्रोटीन हमको लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, ये सब ध्यान में रख करके जब आप खाते हो तो वो होता है आहार। लेकिन भोजन या खाना जिसको आप कहते हैं, खाना वो होता है मेरे भाइयों मेरे बहनों कि जब आप कुछ भी खाते हैं, जैसे कि आप जो है कहीं पार्टी में गए, वहाँ पर जो मिला निपटाए दिहन, ऐसे कहूँ शादी ब्याह में गए, हुआ कुछ मिला निपटाए दिहन, ठंडो पी लिहन, यहाँ पी लिहन, वहाँ खाए लिहन, तो ये सब का हुआ भोजन है। जो खाया जा सके वो भोजन है, पचाया जा सके भोजन है, ठीक है। लेकिन एक निश्चित उद्देश्य के लिए खाया जाए, एक व्यवस्थित क्रम में खाया जाए तो वो आहार कहलाता है, ठीक है। तो भोजन
आहार वह पदार्थ है या भोजन या आहार, कुछ भी आप बोलो, हालांकि ये मैं डिफरेंस जो मैंने बताया भोजन और आहार में, ये बहुत डीपली अंतर जब आप बहुत उच्च लेवल में पढ़ेंगे, एमए वगैरह करेंगे तो आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। तो भोजन आहार वह पदार्थ है, वह पदार्थ है जो खाया जाता है, मतलब जो इसको हम खाते हैं, जिसको पचा सकते हैं, और शरीर की वृद्धि जिससे होती है। शरीर की वृद्धि किससे होती है? और शरीर का निर्माण, शरीर की वृद्धि और निर्माण बेसिकली भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों से होती है। अब पोषक तत्व में खास करके 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। टूटी फूटी की जो कोशिकाएं, जो ऊतक होते हैं, उनकी मरम्मत करता है प्रोटीन। इसीलिए बच्चों के लिए जरूरी होता है प्रोटीन लेना, यानी बच्चों के भोजन में हम प्रोटीन ज़्यादा देते हैं, ठीक है, प्रोटीन ज़्यादा देते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, क्या देते हैं? प्रोटीन ज़्यादा, इससे शरीर की वृद्धि और निर्माण होता है। तो ये आहार चैम्बर शब्दकोश में परिभाषा है। दूसरी परिभाषा मरियम वेबस्टर शब्दकोश में, मरियम वेबस्टर भी एक डिक्शनरी है, इसमें लिखा है आहार की परिभाषा है भोजन की या आहार नियोजन की, कि भोज्य पदार्थों में आवश्यक रूप से प्रोटीन। अब प्रोटीन जो होती खाने में क्या काम करती? प्रोटीन जो होती है वो शरीर का निर्माण करती है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करती है, जो ऊतक होते हैं। चूंकि ऊतकों से भी, मतलब शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। उससे अच्छा, कोशिकाओं के एक जैसी कोशिकाओं के मिलने से क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। ऊतकों के मिलने से अंगक बनते हैं। अंगक से मिलने से अंगतंत्र बनता है, ठीक है, यानी कि एक प्रोसेस है। और अंगतंत्र से मिलकर के क्या बनता है? एक बॉडी बनती है, शरीर बनती है। यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, उससे थोड़ी सी बड़ी इकाई कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, टिश्यू अंग्रेजी में कहते हैं। तो उस टिश्यू की टूट फूट की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करते हैं। यानी प्रोटीन जो होती है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए जानी जाती है, ठीक है। प्रोटीन हमारी मसल्स को, हमारे शरीर को बढ़ाती है, ठीक है। तो ये प्रोटीन हो गई। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब पोषक तत्व हैं, 6 पोषक तत्व हैं जिनमें प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, वृद्धि निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये शरीर को ऊर्जा देता है। बेसिकली 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में मेरे भाई लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 1 ग्राम अगर प्रोटीन भी आप खाएंगे तो उससे भी आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। 4 KCl, कैलोरी को KCl बोलते हैं, ठीक है, KCl। तो 4 KCl यानी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा एक प्रकार से प्राप्त होती है। ये किलो वो वाला किलो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। ये एक KCl मतलब कि किलो कैलोरी ये एक प्रकार से एक इकाई है जो कि ऊर्जा मापने की है, ठीक है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेंगे तो आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ऐसे ही 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो भी आपको 4 ग्राम मतलब कि 4 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी 1 ग्राम प्रोटीन में। लेकिन अगर 1 ग्राम यहाँ पर वसा कर लें, ठीक है, वसा क्या होती है? वसा जो होती है इसको फैट कहते हैं अंग्रेजी में। फैट ये शरीर के मोटापे को बढ़ाता है, चर्बी को बढ़ाता है। फैट की अगर बात की तो 1 ग्राम अगर आप फैट लेते हैं तो उससे आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी भैया? उससे आपको 9.1 KCl ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो ये यानी कि लगभग आपकी 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है इससे, यानी दुगनी ऊर्जा मिलती है। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उन दोनों को मिलाकर के, यानी 2 ग्राम इन दोनों का हो गया और 1 ग्राम वसा ले लें तो उतना बराबर हो जाता है। कुल मिलाकर के मैं आपको समझाऊं, एक प्रश्न आपसे उठता है, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए या आप किसी से पूछें, अपने कॉलेज में जाकर के अपने टीचर से पूछे, प्रोफेसर से, कि सर जी ये बताएं कि 1 ठो पूड़ी खाने से ज़्यादा हमको ऊर्जा मिलेगी या फिर 1 ठो रोटी खाने से, तो देखो बतावत हैं कि नहीं। अब हम बता दें कि का मिले। अब एक सब जाने रहो, ऐसे छोट पॉइंट आप समझबो, इतना नीक तरीके से आपका बताए, नीक माने अच्छे तरीके से, कि एकदम से घोर के पियाए देव, जगह कहा जाता है जड़ी बूटी वैसे घोर के पियाए देव, मृत संजीवनी जानो अब क्लास जोन होने वाली है। क्योंकि अब यक्को पॉइंट छूटे ना, सब एकदम से धुआं करके पढ़ावे वाले हैं, मजा आए एकदम से पढ़ाई माँ। तो पिछला लगभग जितना अगली क्लास लगभग 20-22 क्लास आपका पढ़ावे वाले हैं, वो मन एकदम से ऊर्जान्वित तरीके से। और देखो हम नहा धो करके पढ़ाने आएंगे, आप भी नहा धो करके ही पढ़ने आइए, आराम से पढ़िए विधिवत तरीके से। और जब आप आराम से पढ़ेंगे, नहा धो करके पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में बातें रुकेंगी, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाथ पैर धुल करके बैठे ना, नहाने को अगर टाइम मिले तो आप हाथ मुंह धो करके तब पढ़ने बैठें, ठीक है। तो 1 ग्राम पूड़ी और 1 ग्राम रोटी, तो 1 ग्राम रोटी मतलब 1 रोटी और 1 पूड़ी में कितना कैलोरी ऊर्जा मिले भैया? देखो 1 रोटी अगर आप खाएंगे तो उसमें कम कैलोरी मिलेगी, और 1 ग्राम मतलब 1 पूड़ी खाएंगे तो पूड़ी में ज़्यादा मिलेगी। पूड़ी में ज़्यादा क्यों मिलेगी? पूड़ी में ज़्यादा इसलिए मिलेगी क्योंकि क्या हो जाएगा, रोटी में क्या होता है, अनाजों में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। अनाजों में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और किसमें? पूड़ी में क्या पाया जाता है? देखें पूड़ी में तो अनाज यानी कि गेहूं की पूड़ी बनती है, तो गेहूं में आपका कार्बोहाइड्रेट तो मिलता ही है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा।
और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ वसा भी मिलता है। वसा मतलब कि पूड़ी जो है चाहे घी में बनी होगी और चाहे किस में बनी होगी, तेल में बनी होगी, चाहे रिफाइंड में बनी होगी, यानी कि उसमें फैट भी मिलेगा। जितने भी तैलीय पदार्थ होते हैं वो वसा ही यानी फैट होते हैं, ठीक है। तो ऑयली पदार्थ जितने भी आप खाते हैं, जो ऑयल वगैरह होते हैं, वो सब एक प्रकार से फैट होते हैं, वसा होते हैं। तो वसा भी एक प्रकार से शरीर को ऊर्जा देती है, शरीर को चिकनाई शरीर पर बनाए रखती है, शरीर को एक प्रकार से मोटा बनाती है वसा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पर वसा भी पूड़ी में रहती है और एक प्रकार से इसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, इसीलिए यहाँ पर पूड़ी में ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। तो एक पूड़ी खाने से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, इसीलिए पंडित जी लोग जो देखते हैं वो एक प्रकार से पूड़ी खाते हैं तो बढ़िया उनके तोंद निकल आती है। कभी कभी आप देखते हैं पंडित जी अगर लगातार पूड़ी खाओ तो तोंद निकल आएगी और मोटे हो जाएंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अब आप सोच रहे हैं गुरुजी तो पंडित हुए कहे नहीं मोटाई जाते। देखो भैया पूड़ी ज़्यादा नहीं खाए मिलत हम मैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी खाता हूँ। देखो तो ये होता है चीज़ें। तो देखिए मरियम वेबस्टर शब्दकोश में क्या कहा गया कि जो एक प्रकार से भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें आवश्यक रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये तीनों शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। प्रोटीन जो होता है शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है, वृद्धि और निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है। मुख्य काम बता रहा हूँ, प्रोटीन ऊर्जा देने का काम नहीं करता है। 1 ग्राम प्रोटीन में ऊर्जा पाई जाती है, लेकिन प्रोटीन शरीर को ऊर्जा नहीं देता है। प्रोटीन वृद्धि और निर्माण करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा ही देता है और वसा जो होता है ये शरीर को मोटा बनाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये 3 उपस्थित होते हैं जो शरीर की वृद्धि करते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करता है और मरम्मत करते हैं, ठीक है, और ये एक प्रकार से आवश्यक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं, रखते हैं और शरीर को कार्य हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा, और ये तीनों मिलकर के। लेकिन इसमें 2 फैक्टर्स और यहाँ पर आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, वो मैं लिख दूँ। एक होता है विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा, विटामिन से, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से आपका रोग होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स यानी सूखा रोग। विटामिन डी किस में पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है किस में नहीं पाया जाता? तो दूध में नहीं पाया जाता। परीक्षा में 100% प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है, और दुनिया का मात्र एक ऐसा विटामिन है विटामिन सी, जो कि एक प्रकार से दूध में नहीं पाया जाता। बाकी सारे विटामिन, सारे प्रोटीन, सारे कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ एक प्रकार से दूध में पाया जाता है। दूध एक पूरक पदार्थ है, लेकिन एक प्रकार से इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता, क्योंकि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और दूध खट्टा नहीं होता। दूध में एक प्रकार से जो है नहीं पाया जाता क्या? विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ऐसे ही और चीज़ें आप जानें, जैसे विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। कहीं पर आपका अगर हाथ कट जाता है तो खून लगातार बहता रहता है। तो खून एक प्रकार से, अच्छा आपका कट जाता है तो कुछ देर खून बहता है, फिर उसके बाद में खून बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? कभी आपने सोचा? क्योंकि रक्त का थक्का बन जाता है, प्लाज्मा आकर के बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, इससे खून आपका बहना रुक जाता है। ये एक प्रकार से विटामिन के उपलब्धता की वजह से होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए आपके शरीर में तो क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो खून कट जाएगा, हाथ कट जाएगा तो खून बहता रहेगा और आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो विटामिन के ये होता है। विटामिन ई एक होता है। विटामिन ई जो होता है आपकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि एक प्रकार से आप हमेशा ताजे रहना चाहते हैं, चेहरे पर ग्लो एकदम से चमकाना चाहते हैं कि चेहरा एकदम से चमका कर बिना मेकअप के हम चमकी। तो यही मेरे अगर चाहत हो या चाहत हो कि भाई बिना मेकअप का हमारा मुंह बढ़िया से एकदम से हीरोइन लागी, ठीक है, तो ये करे लिए क्या करे पड़े? ये करे लिए आपका करे पड़े विटामिन ई के सेवन। अब जरूरी है कि विटामिन ई का सेवन आप उचित मात्रा में करें और डॉक्टर से पूछ करके करें। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, डार्क सर्कल वगैरह जो आपके आँख के किनारे किनारे करिया हो जाता है, उसी को डार्क सर्कल कहते हैं अंग्रेजी में। तो वो करिया ना हुए आँख के किनारे किनारे, ठीक है। इसके अलावा चेहरे पर ग्लो आएगा, चेहरा एकदम से चमकेगा, ठीक है, लगेगा कि भाई मेकअप करके आई है लड़की या लड़का। तो ये चीज़, ठीक है, तो चीज़ें पढ़े रहेंगे तभी तो जानेंगे। तो आज आप बहुत बारीकी से चीज़ों को जान रहे हैं। अब कहीं पर बैठेंगे गांव वगैरह में, कहीं पर आपके भाभी अभी बातचीत करी हैं तो आप बताए दे उन्हें कि नहीं भाभी आप गलत बताओ थी, चेहरा पर क्रीम लगाए से चमक नहीं आवत है, विटामिन ज़्यादा बढ़िया से अगर व्यवस्थित तरीके से भोजन कराया ज़्यादा चमक वैसे आवत ही, आप बता सकती हो, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को जानें। तो विटामिन ये होते हैं, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं विटामिन। और एक चीज़ और, कौन? वो होते हैं खनिज लवण। खनिज लवण की अगर बात की जाए, खनिज लवण जो होते हैं
खनिज लवण की अगर बात, जैसे आप देखते हैं आयोडीन, आप किसी किसी के गटई में घेंघा निकल आता देखते होंगे, तो घेंघा किसी कमी से होता है, तो घेंघा जो होता है वो विटामिन कमी से नहीं, वो एक प्रकार से खनिज तत्व की कमी से होता है, और वो है आपका आयोडीन। आयोडीन नाम का खनिज तत्व है, उसकी कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए एक प्रकार से आपको खनिज लवणों की भी बड़ी आवश्यकता होती है। तो विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं ये हमारे शरीर की जो होती इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको मजबूत करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। यानी कि अगर हम विटामिन और खनिज लवण का सेवन अच्छे तरीके से करते हैं तो बुखार आए, और बुखार का रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा तलवार निकाले, भारत से मारे गणाम से आओ बुखार नहीं आएगा। जुखाम आ रहा है, जुखाम तू भी इधर आ जा, उन्होंने जुखाम मार भगाए दे। ऐसे ऐसे कोई भी बीमारी, दर्द, अच्छा दर्द भी नहीं होगा। ऐसे ही कोई भी जो है, कोरोना आ रहा था, कोरोना बड़ा अपने आप को बलशाली समझ रहा था। विटामिन और खनिज लवण का अगर जिसने व्यक्ति ने सेवन किया होगा, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हुई थी, उनको कुछ नहीं हुआ कोरोना से। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत नहीं थी वो कोरोना में उड़ गए। ठीक है, यानी कि जरूरी है अपने आप को पावरफुल बनाना। और आज मैं महिलाओं से या स्त्रियों से या लड़कियों से यही बात कहता हूं, अगर आप शिक्षित हैं तो आप पावरफुल हैं, आपके पास शिक्षा है, आपके पास पावर है, और जहां पावर है वहां पर सब आपके आगे पीछे घूमेंगे। ठीक है, आगे पीछे घुमाना है तो पढ़ना जरूरी है, ये बात ध्यान रखेंगे। नहीं तो वही चौका चूल्हा बर्तन इसको तो करना ही पड़ेगा, पति देव की डांट भी सहनी पड़ेगी। तो अगर ना सहना हो तो पूरा आराम से पढ़ो, आराम से, ठीक है, विस्तार से पढ़ो सब कुछ। चलो, तो ई होता है भैया भोजन। मानव अपने आहार को दो प्रमुख प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करता है। कैसे कैसे भैया? देखो, पहली बात तो वनस्पतिक स्रोत से। वनस्पतिक मतलब होता है जैसे कि पेड़ पौधा से जो हमें मिल जाए। दूसरा होता है प्राणीज। प्राणीज मतलब कि जैसे मछली उछली, ठीक है, इससे। तो इस तरीके से वनस्पतिक स्रोत, वनस्पतियों जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करती हैं, उसके माध्यम से अपना भोजन स्वयं निर्मित करती हैं। यानी कि जैसे गेहूँ वगैरह, इससे जो हम लोग जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं वो वनस्पतिक भोजन लेते हैं। और प्राणीज स्रोत जो होते हैं वो प्राणी अपने आहार के लिए वनस्पतियाँ अथवा अन्य जीवों पर डिपेंड करते हैं। तो ये एक प्रकार से दो तरीके से प्राकृतिक स्रोत जो है, जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन लेते हैं। मनुष्य जो होते हैं वो वनस्पतियों को तो खाते ही हैं, इसके अलावा वो जीवों पर भी डिपेंड होते हैं, मांसाहारी सर्वाहारी जो जीव होते हैं वो सब। अतः भोजन निर्माण से पूर्ण परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यकता के अनुसार पौष्टिक, रुचिकर और समय के अनुसार भोजन की योजना बनाना ही भोजन योजना कहलाता है। कुल मिलाकर के एक परिवार के जितने भी लोग हैं सभी सदस्यों की जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, खास करके पौष्टिकता तो सभी हों उसमें, जो जिसको आवश्यकता हो, जिसकी इसकी रुचि यानी इंटरेस्ट कौन से भोजन में है, समय के अनुसार, यही एक प्रकार से क्या होता है, भोजन की योजना होती है, या एक प्रकार से आहार आयोजन होता है, या एक प्रकार से आहार नियोजन होता है। अंग्रेजी में मील प्लानिंग इसी को कहते हैं। ठीक है, भोजन योजना का क्या महत्व है? भोजन योजना तो आपके समझ में आ गया कि भाई उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, उचित मात्रा में वसा, खनिज लवण, सब कुछ उचित मात्रा में हो, वही आहार आयोजन हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। यानी कि आहार आयोजन का सीधा सा मतलब संतुलित आहार। अभी संतुलित आहार नेक्स्ट चैप्टर में आप संतुलित आहार समझेंगे। तो आहार आयोजन का सीधा सा मतलब होता है कि एक ऐसा भोजन जो कि एक परिवार के जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी की आवश्यकता की पूर्ति करता हो, उन सभी के इंटरेस्ट के लिए, मतलब कि जैसे कि किसी को दाल पसंद है, किसी को राजमा पसंद है, किसी को छोला पसंद है, तो सबके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, किसी दिन राजमा बन गया, किसी दिन छोला, किसी दिन आपका दाल बन गई। अब देखें भोजन योजना का महत्व या आहार नियोजन या आहार आयोजन का क्या महत्व, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। आहार योजना का महत्व क्या है, इसको जान लेते हैं। देखें, एक गृहिणी के लिए भोजन योजना महत्वपूर्ण होती है, यानी आहार आयोजन या आहार नियोजन बहुत ज़रूरी होता है। एक गृहिणी के लिए, एक घर में काम करने वाली जो औरत होती है या जो खाना बनाती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, या एक घर की जो औरत या गृहिणी जो होती है उसको ज़रूरी होता है कि इसके बारे में वो जाने। ठीक है, अगर आहार आयोजन और संतुलित आहार आपने समझ लिया तो घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। जो टुन्न पुन्न होता है, पतिदेव गुस्साए रहते हैं, आपसे प्रेम से बोलेंगे, एकदम से आवाज़ ऊंची करके नहीं बात करेंगे। अगर आप खाना अच्छा बनाओगी तो आवाज़ ऊंची करके बात नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पढ़ लिया तो मतलब कि विस्तार से अगर आपने इसको जान लिया, समझ लिया, तो आपको एक भी डांट पड़ने वाली नहीं है इसके बाद। ठीक है, तो आप सभी लोग अभी से जान लीजिए कि भाई हमको कैसे कैसे भोजन बनाना है। पहली बात, इसका महत्व यह है कि परिवार के सभी सदस्यों के लिए संतुलित आहार की व्यवस्था हो जाती है। संतुलित आहार मतलब होता है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक परिवार में राम श्याम नाम के दो व्यक्ति हैं। अब राम का छोला नीक लागत है और राम
कुदारी गोड़त हैं, यानी कि वह खेती काम करते हैं। और एक जिन्हें श्याम है, श्याम हॉस्पिटल मालिन खोले हैं। अब श्याम हॉस्पिटल खोले नहीं, डॉक्टरी काम करते हैं, तो उन्हें बैठा रहा है। तो एक डॉक्टर के लिए कितना खाना की आवश्यकता और खाने में कौन कौन से प्रोडक्ट, यानी उनको कितना प्रोटीन चाहिए एक डॉक्टर को कितना वसा चाहिए, कितना एक प्रकार से उसको खनिज लवण चाहिए, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग बनाई जाए। और जो राम है, राम चूँकि खेत में काम कर रहा है, उसको शारीरिक ज़रूरत है, तो उसको ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा है, तो उसको ऊर्जान्वित भोजन दिया जाए। तो ये चीज़ें ठीक है, संतुलित आहार में यही किया जाता है, बैलेंस डाइट। ठीक है, तो परिवार के सभी सदस्यों के लिए संतुलित आहार की व्यवस्था, यानी कि एक परिवार के प्रत्येक सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकता को उचित भोजन योजना से पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में जैसे भोजन एक किशोर के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन वृद्धों के लिए अपचनीय हो सकता है कुछ भोजन। जैसे कि मान लेते हैं किशोरों में जैसा भी भोजन मिल जाएगा इधर उधर का तो भी वो खा लेंगे, यानी जो जवान लोग होते हैं वो कैसा भी भोजन खाएंगे तो उनका पच जाएगा, उनका काम हो जाएगा। लेकिन अगर वही वृद्ध लोगों के लिए वही भोजन आप दे देंगे, तड़कता भड़कता भोजन, तो एक प्रकार से उनके पाचन क्रिया जो होगी वो उसको एक प्रकार से जो उनका पाचन तंत्र होगा, लीवर होगा, वो अच्छे तरीके से उसको जो है पचा नहीं पाएगा, यानी वो अपचीय हो जाएगा। इसलिए एक अच्छी भोजन योजना सभी आयु समूहों के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। यानी जरूरी ये होता है कि भाई वृद्ध व्यक्ति के लिए कैसा भोजन बनाना है, एक बच्चे के लिए, जवान व्यक्ति के लिए कौन सा काम कर रहे हैं, यानी आयु, लिंग, व्यवसाय, ठीक है, मौसम, इन सभी के अकॉर्डिंग भोजन अलग अलग बनाना चाहिए। रुचि, ठीक है, ये सब फैक्टर होते हैं जो कि भोजन को प्रभावित करते हैं, आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के लिए कैसा भोजन, पुरुषों के लिए कैसा भोजन। जैसे अब मान लेते हैं बारिश का मौसम इस समय आ रहा है, अब बारिश के मौसम इस समय है, अब बारिश के मौसम में क्या होता है, जैसे बारिश हुई, बढ़िया बरिया बन गए, क्या बरिया नहीं, पकौड़ी बन गई, क्या भैया, एक क्या बोलते हैं उसको, लौकी काट के बढ़िया बेसन चढ़ा एक पकौड़ी बन जाए, या चाय उसके साथ पकौड़ी के साथ बढ़िया चटनी के साथ आराम से लो, मज़ा आ जाए। तो ये सब चीज़ें, ये सब एक गृहिणी को जाननी चाहिए। अब ये ना मत सोचना कि गुरुजी जो है आप आ जाए इतना जानकारी दे देवो कि चले। हालांकि आगे बढ़ते हैं। समय, धन और ऊर्जा की बचत। समय की बचत होती भैया, एक प्लान के तहत कोनो काम अगर करबो तो समय की बचत हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात धन के बचत हुए, कम खर्चा लगे हो। तीसरी बात ऊर्जा कम लगे आपका, यानी कि शक्ति कम लगे। एक गृहिणी भोजन योजना या आहार आयोजन के माध्यम से समय का बचत करती है, धन का भी बचत करती है और ऊर्जा भी बचा पाती है। ठीक है, तीसरा महत्व यह है कि ईंधन की बचत करती है स्त्रियां। भोजन योजना से भी ईंधन की बचत हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि सुबह उबले हुए आलू और रात के खाने के लिए उबले हुए जो है कोलेसी यानी रेओ की आवश्यकता होती है, तो उन्हें एक साथ उबाल करके बहुत सारे ईंधन को बचाया जा सकता है। कि नहीं, जैसे मान लेते हैं आपको उबालना, तो आलू भी उसमें 2 ठो डाल दिया, उबल गई। ठीक है, ऐसे स्त्रियां जो जानकार होती हैं, आपकी मम्मी ऐसे जुगाड़ करके कर लेती हैं काम। ठीक है, कि वैसे पहले हमारी माता जी थी तो ऐसे दाल बनती थी, दाल बनाई, उसी में तुरंत ऐसे एक चिमचवे में उसी में दही के सब्जी बनाई, सब्जी तुरंत निकाल करके उसी में तेल डाल करके तुरंत छौंकना लगा, तो उसी में दाल बना दिया बढ़िया से। तो इस तरीके से जुगाड़ू जो चीज़ें होती हैं वो एक प्रकार से अगर बचत की हिसाब से करेंगे कि भाई रात में जो हमको खाना है और दिन में भी सुबह कल खाना है, तो आलू उबाल करके फ्रिज में रख देंगे तो उससे कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ठीक है, विषाक्तता तो आएगी नहीं उसमें। तो इसलिए ज़रूरी होता है एक प्लान की और एक ज़बरदस्त जो है चीज़ों की। चौथा महत्व ये होता है आहार नियोजन का कि भोजन में विविधता आती है। विविधता मतलब कई प्रकार के भोजन खाने के लिए एक प्रकार से भोजन के बदलाव करने की बहुत ज़रूरत होती है आहार नियोजन में। तो भोजन योजना बना करके आहार में विविधता को शामिल किया जाता है। विविधता का मतलब होता है जैसे कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो भोजन की एक प्रकार से एक डाइट बना लें, या एक प्रकार से एक प्लान बना लें, एक प्रकार से मेन्यू बना लें कि भाई सोमवार को सुबह मीटिंग में नाश्ता ये मिलेगा, दोपहर में ये खाना मिलेगा, शाम मीटिंग में ये खाना मिलेगा, ऐसे ही मंगलवार को ये मिलेगा, दोपहर में ये मिलेगा, शाम को ये मिलेगा, बुधवार को बृहस्पति, ऐसे पूरा बना लें। तो भोजन की योजना बनाते समय एक गृहिणी प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग खाद्य पदार्थों का चयन करके भोजन विविधता ला सकती है। और इससे क्या होता है, इफेक्टिव भोजन होता है, लोगों को बोर नहीं होता एक ही भोजन करते करते। चूँकि एक ही भोजन करते करते आप भी बोर हो जाती हो और आपके हस्बैंड भी बोर हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि घर में एक प्रकार झगड़ा खैंस होता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि एक भोजन जो होता है बहुत इफेक्टिव भूमिका निभाता है आपके इमोशंस और आपके भावनाओं को आगे बढ़ने में, आपके एक प्रकार से तालमेल अच्छे तरीके से या कम्युनिकेशन या अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप करने में। इसलिए ज़रूरी होता है आहार आयोजन। ठीक है, एक घर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए।
आगे देखते हैं पांचवा पॉइंट एक आहार आयोजन का इसलिए महत्व भी है क्योंकि खाद्य बजट पर नियंत्रण रख सकते हैं। यानी जो खर्चा अंधाधुंध होता है उस खर्च को आप एक प्लान के तहत अगर आप करेंगे कि भाई इतना खर्चा हमको यहाँ पर देना है, इतना यहाँ पर, उसी में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो भोजन योजना से परिवार के बजट को भी नियंत्रित किया जा सकता है। एक सप्ताह की योजना बनाते समय गृहिणी एक दिन महंगे खाद्य पदार्थ बनाए, जैसे कि एक दिन पनीर बना दे, सूखे मेवे बना दे, ये सब कर दे एक दिन में। बाकी दिन वो क्या कर दे, सस्ते मौसमी फल वगैरह सब्जियां मिला सकती है भोजन में। तो इस तरीके से एक दिन थोड़ा महंगा कर दें। जैसे हम लोग जब मेस में रहते हैं, मेस में ऐसे तो बनाया जाता है खाना कि भाई संडे को आपको पूड़ी तरकारी, मतलब पूड़ी पनीर की सब्जी बढ़िया मिलेगी, छोला मिलेगा, पापड़ मिलेगी, पुलाव मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक टाइम मिलेगा, मतलब 2-2:30 बजे आपको मिल जाएगा खाना। उसके बाद में फिर शाम मीटिंग में नहीं मिलेगा भोजन। तो इसीलिए ये भी ज़रूरी होता है कि भाई आपको एक अच्छा दिया जाता तो कुछ कमी उसमें कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह सप्ताह का कुल खर्चा जो है बजट के अनुरूप आप कर पाएंगे कि भाई हमारे पास कितना आय है, कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्चा हमको करनी है, सारी चीज़ें उसको मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा समझ में आ रहा है तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। क्लियर, बाकी आपको और भी चैप्टर्स मिलते रहेंगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कोर्स लेना है तो आपको एक प्रकार सीधे सीधे करना क्या, अगर आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, यानी कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 सब कुछ पूरा विस्तार से पढ़ना, जो कि सारा सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया है लगभग, तो आपको एक प्रकार से करना क्या है, आपको सीधे सीधे हमारे नंबर 91 61, ठीक है, 1 मिनट, 91 61 93 60 62 पर आप लोगों को व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। और आप सीधे व्हाट्सएप पर एसएमएस करके आपको यही लिखना है कि सर जी हमको जो है बीए 3rd सेमेस्टर होम साइंस का कोर्स चाहिए। आपको एक प्रकार से वहाँ पर एक QR कोड मैं सेंड कर, मतलब कि स्कैनर सेंड कर दूंगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपये पे कर देने होंगे। उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं पैसा, अगर आप नहीं चलाती हैं ये सब, ठीक है, तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकती हैं, आपके भाई हो सकते हैं, पिताजी से, किसी से भी करवा सकती हैं। उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर दीजिएगा उसी पर, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा और आपको आसानी से सारे PDF सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आसानी से आप पढ़ते रहिएगा, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्लियर, चले अगला है स्वादिष्ट और आकर्षण भोजन। ठीक है, ये भी महत्व है। भोजन को आकर्षक और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। स्वाद, रंग, बनावट और खाना बनाने के तरीकों में विविधता जोड़ करके भोजन को एक रास्ता से तोड़ा जा सकता है और सदस्य भोजन का भरपूर आनंद लेते हैं। और इस तरीके से जब आप इस तरीके की व्यवस्था करेंगी तो भोजन खाने वाले भी व्यक्ति आपसे प्रेम करेंगे, आपको एक प्रकार से जो है घुमाएंगे, टहलाएंगे, बाहर ले जाएंगे। ठीक है, और हफ्ते में हो जाए तो एक दिन, भैया चलो एक दिन बाहरों घूम लियो जाए के। ठीक है, ज़रूरी होता है हफ्ते में एक दिन जा कर के बाहर भी खाओ। 7वां, बचे हुए का उपयोग। क्योंकि भोजन योजना जब आप बनाते हैं तो बचा हुआ जो भोजन होता है उसको भी ठीक से इस्तेमाल आप कर पाते हैं। जैसे कि रात के खाने में बची हुई जो दाल होती है और सूखी सब्जी होती है, उसको पिरान्हा और नाश्ते में आप पैटीज़ वगैरह के रूप में उसको आप भर करके खा सकते, बना सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार से महिलाएं शहरों वगैरह में लोग करती हैं ऐसा। ठीक है, 8वीं बात, इसका महत्व ये है कि व्यक्तित्व पसंद और नापसंद। क्योंकि भोजन योजना में क्या होता है कि परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत पसंद नापसंद का ध्यान आप रख पाती हैं और रखा जाता है, जिसमें उनकी पसंद के खाद्य पदार्थों को एक दूसरे भोजन में शामिल किया जा सकता है। एक व्यक्ति भोजन का स्वाद नहीं लेता है, चाहे वह कितना भी पौष्टिक तत्व हो, अगर वह उसकी पसंद नहीं होती। यानी कि अगर भोजन कितना ही अच्छा, कितना पौष्टिक है, लेकिन अगर उसको पसंद नहीं तो वो नहीं खाएगा। ठीक, जिसको किसी को मीठा नहीं पसंद, किसी को नहीं पसंद, तो ध्यान रखा जाए कि भाई किसको क्या नहीं पसंद है, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाए, ताकि एक प्रकार से किसी तरीके कोई व्यवस्था, मतलब कि कोई कला या कोई एक प्रकार से चीज़ें ना आए सामने। आगे है एक इकाई के रूप में दिन। ठीक है, चूँकि भोजन योजना में यदि एक भोजन में पोषक तत्वों की कमी होती है तो दूसरे भोजन में इसकी भरपाई की जा सकती है, ताकि एक दिन के लिए संतुलित भोजन तैयार किया जा सके। कुल मिलाकर के ये है कि अगर एक दिन मान लेते कोई कमी आ जाती है तो दूसरे दिन उसको हम एक प्रकार से उस तत्व को इंक्लूड कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, भरपाई हम कर पाते हैं। तो ये आहार नियोजन के एक प्रकार से महत्व होते हैं। लाभ इसके भी कई सारे हैं, आहार आयोजन के कई सारे लाभ हैं। ठीक है, यानी एडवांटेज ऑफ मील प्लानिंग यानी आहार आयोजन के क्या क्या लाभ है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसके कई लाभ हैं, बेसिकली उन सभी लाभों को एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो इनमें से ज़रूरी नहीं कि सारे लाभों को आप याद करें, बस आप एक बार सुन लेंगे, एक आध दो चीज़ें आपके दिमाग में जो ध्यान रहेंगी बस उसको आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। हालाँकि ये सारी चीज़ें आपको ध्यान ही रहेंगी। ठीक है, पहली बात तो इनमें से 4-5 अगर आप ध्यान रखेंगे, 3 ही लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा पूरा। परिवार के हर एक सदस्य को उसके शरीर की मांग के अनुसार संतुलित आहार की पूर्ति करना, जिससे कि वे शारीरिक
तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। पहला इसका एक प्रकार से एडवांटेज होता है ये। दूसरी बात, कम समय में अधिक काम किया जा सकता है और पूर्ण योजना के कारण से शक्ति की बचत भी होती है। तो कम समय में आप अधिक काम कर पाएंगी और पूर्ण योजना के कारण से शक्ति की बचत भी होती है आहार आयोजन की। ये सब लाभ हैं। तीसरा लाभ ये होता है इसका कि आहार आयोजन से धन की बचत भी होती है और इसके द्वारा क्या होता है, खाद्य बजट जो होता है, यानी खाने को लेकर के जो आप बजट माने होता है कि लेखा जोखा, एक निश्चित समय में कितना खर्चा होगा, कितना आय है, उसको एक प्रकार से एक मैनेज करना, उसको लिखना, वो एक प्रकार से होता है। तो इसके द्वारा खाद्य बजट बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित रखा जा सकता है आहार आयोजन के द्वारा। चौथा लाभ इसका यह है कि परिवार में प्रत्येक सदस्य की रुचि का ध्यान रखा जा सकता है और भोजन के स्वाद, रंग, रूप और पकाने की विधियों में भिन्नता से सदस्यों की भूख बढ़ती है और भोजन ज़्यादा लगन से व्यक्ति खाता है। तो ये भी एक प्रकार से इसका एक लाभ है, एडवांटेज है। इसके अलावा अगला एडवांटेज है, पांचवा एडवांटेज है आहार आयोजन का, वो क्या है, वो है कि भोजन मतलब भोज्य पदार्थों का दोहराव नहीं होता। इसमें भोजन में उदासीनता नहीं होती। मतलब भोज्य पदार्थों का दोहराव मतलब कि जैसे जितना भोज्य पदार्थ इसमें आप 7 दिन का एक पूरा मेन्यू बना लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आप एक एक दिन सब कुछ सब मिलता रहेगा। इससे क्या होगा कि भाई जैसे कि मान लेते हैं मंगलवार को आपने दही खाया, अब एक प्रकार से शुक्रवार को भी आप दही खा लें या शनिवार को भी दही आप खा लें या बुधवार को भी दही आपको ले लें, तो इससे ये क्या हो जाएगा, दोहराव हो जाएगा। इसलिए आप दही एक दिन खा लिया या दही हफ्ते में 2 दिन रख लिया, सलाद 2 दिन रख लिया हफ्ते में, या 2 दिन एक प्रकार से आपने और चीज़ें रख ली, ठीक है, खीर रख ली, ठीक है। तो इस तरीके से आप अदल बदल करके भोजन व्यवस्थित कर सकते हैं। इससे आपको एक प्रकार से रुचिकर भोजन होगा और आप आसानी से सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगी। अगला महत्व है कि जिन परिवारों में घी, दूध, दही, अंडा इत्यादि भोज्य पदार्थ मतलब कि आर्थिक विपन्नता के कारण से नहीं है, आर्थिक विपन्नता मतलब होता है कि पैसे नहीं हैं तो इस कारण से नहीं हो सकते हैं, वहाँ आहार नियोजन के द्वारा विटामिन और खनिज लवणों की पूर्ति सस्ते फल और सब्जियों के द्वारा, जैसे पालक, बथुआ, गाजर, मूली, पपीता, लौकी, ये सब अगर आप खाएंगे तो ये दूध, दही, अंडा के बराबर लगभग हो जाएगा। पालक, बथुआ तो जानते हैं, बथुआ, पालक ये सब फ्री में आपको मिल जाते हैं गाँव वगैरह में, ठीक है। मूली, गाजर, पपीता, लौकी इत्यादि खरीद करके आहार में शामिल करके आप जो है चीज़ें मैनेज कर सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आहार आयोजन ही बताता है कि भाई हम किन तत्वों के स्थान पर हम किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास पैसा कम है तो उसके लिए भी व्यवस्था एक आहार आयोजन करता है, ठीक है। इसके अलावा 7वां महत्व इसका ये है या इसका लाभ ये है कि विशेष विकास अवस्था में से गुजरने वाले परिवार के सदस्य, जैसे कि मान लेते गर्भावस्था में, यानी जब स्त्रियां गर्भ धारण करती है उस दौरान उनको कैसा भोजन देना चाहिए उसकी व्यवस्था, धात्री अवस्था में जब बच्चे को दूध पिलाती महिलाएं वो अवस्था, उसमें किशोरावस्था में यानी बच्चे जब 12 से 18 साल के बीच में होते हैं उस दौरान, इन सभी की उचित देखभाल आसान हो जाती है आहार आयोजन से। ये इसका एक लाभ है। 8वां लाभ है कि भोज्य पदार्थ में पौष्टिक मूल्य मालूम रहने से क्या होता है, भोजन को चुनने में परेशानी नहीं होती है। साथ ही भोजन में विभिन्नता लाई जा सकती है। विभिन्नता मतलब कि भोजन को आप आसानी से पौष्टिक मूल्य उसमें एक प्रकार से शामिल कर दें और आसानी से सारी चीज़ें आप उसमें शामिल करके व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये इसका लाभ है। और इसके अलावा अगला लाभ है कि इस बात की भी जानकारी हो जाती है कि सस्ते भोज्य पदार्थ भी समस्त पौष्टिक तत्वों से परिपूरित व भरपूर होते हैं। ऐसे में अगर हमको महंगे भोज्य पदार्थ नहीं खरीदने हैं तो हम सस्ते भोज्य पदार्थों को खरीद करके भी उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं जो हमको चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि महंगे फल और महंगी सब्जियां ही पोषक तत्वों से परिपूर्ण होते हैं। अतएव आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके भोजन बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर के पैसा कम भी कमाते हैं तो भी आप आहार नियोजन या आहार आयोजन करके व्यवस्थित तरीके से अपने जीवन को अनुकूल और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे तो ये इसका लाभ है। अच्छा, आप अगला समझ लेते हैं आहार आयोजन के क्या उद्देश्य हैं, यानी किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके आहार आयोजन हम लोग एक प्रकार से करते हैं। देखिए, पहला उद्देश्य होता है आहार आयोजन से परिवार के सभी सदस्यों की दैनिक आवश्यकताओं, यानी कि दैनिक मतलब कि डेली की जो आवश्यकताएं होती हैं वो सभी पौष्टिक तत्वों से पूर्ति हो जाती। पौष्टिक तत्व मतलब कि 6 पौष्टिक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, खनिज लवण, विटामिन्स, ठीक है, और ये सब आपके जो होते प्रोटीन्स और आपके जल, ठीक है। ये आहार आयोजन के विभिन्न फैक्टर है और पोषक तत्व हैं। ये पोषक तत्वों की जो दैनिक यानी एक दिन में कितना पौष्टिक तत्व चाहिए, कितना खनिज लवण, कितना विटामिन, कितना प्रोटीन एक व्यक्ति को, और वो व्यक्ति कैसा काम करता है, वो सारी चीज़ें व्यवस्थित, तो ये आहार आयोजन से हो जाता है। उसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है और वो निरोग रहते हैं, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य, आहार आयोजन करने से 1 माह या 1 सप्ताह तक के लिए सभी आहार सामग्री खरीद लाने में समय, शक्ति और धन की भी बचत होती है। इसके अलावा आहार नियोजन से धन की बचत होती है क्योंकि भोज्य सामग्री
क्रय हेतु इनकी कीमत की गणना हो जाती है, जिससे बजट नियंत्रित किया जा सकता है। तो कई प्रकार के उद्देश्य। इसके अलावा भोज्य पदार्थ में क्या होता है, पौष्टिक तत्व, पौष्टिक मूल्य रहने से भोजन में के चुनाव में कठिनाई नहीं होती है। साथ ही साथ भोजन विविधता लाई जाती है भोजन में। इसके अलावा गृहिणी को इस बात का भी जानकारी हो जाती है कि सस्ते भोज्य पदार्थ भी सभी पौष्टिक तत्वों से परिपूरित होते हैं, भरपूर होते हैं, जो मैंने आपको अभी भी बताया। तो इस तरीके से जिन परिवारों में ये मैंने आपको बताया, जिन परिवारों में अगर मान लेते हैं नहीं ये चीज़ें, तो आप एक प्रकार से आर्थिक विपन्नता है, पैसा कम आ रहा, तो वो भी व्यवस्थित कर सकते हैं। मूली, पपीता, लौकी ये सब खरीद करके आप व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके अलावा तो ये सब आहार नियोजन के, ठीक है, आहार नियोजन की चीज़ें हैं। इसके अलावा अगला उद्देश्य ये लिख सकते हैं, आहार आयोजन में सुबह दोपहर की बची हुई वस्तुओं का उपयोग भी नवीन व्यंजन बनाने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे दोपहर में अगर दाल या सब्जी बच गई है तो इसका उपयोग आप रात्रि के खाने में आटे के साथ गूँथ करके इसको पराठे बना सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला उद्देश्य इसका ये है, या महत्व उद्देश्य लाभ कई सारा होता है कि आहार आयोजन में न केवल घर पर ही आवश्यक है, ये एक प्रकार से ये यात्रा के लिए भी ज़रूरी है, आवश्यक है, बल्कि इसका उपयोग छात्रावास में भी होता है, होटल में होता है, कैंटीन वगैरह में होता है, रेलवे कैंटीन वगैरह में, सभी स्थानों पर ही एक प्रकार से आहार आयोजन किया जाता है। इसके अलावा आहार नियोजन करते समय न केवल संतुलित बल्कि पौष्टिक आहार की प्राप्ति आवश्यक होती है, बल्कि भोजन आकर्षक हो, मनोहारी हो, सुपाच्य हो, ठीक है, सुपाच्य हो और स्वादयुक्त हो, यानी कि एक प्रकार स्वाद भी आए, आकर्षक हो, देखने में मनोहारी लगे, पचने में भी अच्छा हो। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप आहार नियोजन करेंगे, आहार को लेकर के एक प्लान बनाएंगे और उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, ये होता है। अब थोड़ा सा मैं प्रश्नों को समझ लेता हूँ। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके समक्ष आ चुके। तो अभी तक आप लोगों ने आहार नियोजन से बनने वाले तमाम, यानी आहार आयोजन का जो चैप्टर था आपने फिनिश किया। अब अगला जो चैप्टर हम लोग लाएंगे, चैप्टर नंबर 2, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, संतुलित आहार के बारे में जानेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, किसके बारे में भैया, यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, इसको देख लेते हैं कि भाई ये एक प्रकार से कैसे हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। चले इसको जानने का प्रयास करते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलें समझने का प्रयास करते हैं इसका। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है, उचित देखभाल, उचित पोषण, या स्वादिष्ट भोजन, या पौष्टिक तत्व, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, तो पढ़ने से आपको क्या पता चला, परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है क्या, उचित देखभाल नहीं, उचित पोषण, बिल्कुल उचित पोषण की ज़रूरत होती नहीं है कि खाना व्यवस्थित, उचित पोषण की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले इसके लिए आवश्यक है। तो परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले इसके लिए क्या आवश्यक है भैया, इसके लिए ज़रूरी होता है क्या, आहार नियोजन, या शुद्ध भोजन, या पाक कला का ज्ञान, पाक कला मतलब भोजन पकाने की विधि जानना, या फिर आकर्षक ढंग, बताएं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आप क्या पढ़ रहे थे, आहार आयोजन या आहार नियोजन। तो परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले इसके लिए आवश्यक होता है क्या, आहार नियोजन या आहार आयोजन, यानी मील प्लानिंग जरूरत। इसका बी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, पाक कला का ज्ञान, पोषण विज्ञान का ज्ञान तथा कला का ज्ञान किसको होना चाहिए, एक पुरुष को नहीं, छात्र को, अध्यापक को नहीं, एक गृहिणी को सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गृहिणी ही एक प्रकार से भोजन वगैरह बनाती है। तो पाक कला का ज्ञान, पाक कला मतलब क्या होता है कि भोजन पकाने की विधि का ज्ञान होना चाहिए। पोषण विज्ञान का, पोषण विज्ञान मतलब कि एक प्रकार से जिसमें हम जो पोषक तत्व होते हैं छैयों, उनका क्या क्या उपयोग है और कैसे कैसे व्यक्तियों को कैसे कैसे पोषक तत्वों की अधिकता और कमी करनी चाहिए, किस किस व्यक्ति में, किस किस अवस्था में, वो पोषण विज्ञान। और कला का ज्ञान मतलब कि कला का ज्ञान किसको होना चाहिए, कला का ज्ञान मतलब कि जो पोषण विज्ञान की कला और ज्ञान है इनके बारे में, तो एक गृहिणी को होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है, आयु, संप्रदाय, मान सम्मान या व्यवसाय। तो आयु जो होता है वो प्रभावित करता है। एक मिनट में यही चीज़ें और समझा दूँ। एक चीज़ और आपको मैं बताना अभी नहीं, मतलब कि बताने के लिए मैं आया हूँ। देखिए आहार आयोजन जो होता है इसको प्रभावित करने वाले कई सारे तत्व होते हैं, जिनमें पहला तत्व होता है आयु, यानी कि जैसे मान लेते हैं कोई जो है
10 साल का बच्चा है उसके लिए भोजन व्यवस्था अलग होगी, आहार आयोजन उसके लिए अलग होगा। एक 20 साल का बच्चा उसके लिए अलग होगा। एक वृद्ध है 58 साल का उसके लिए अलग होगा। 80 साल का बंदा उसके लिए अलग होगा। यानी कि एक महिला है उसके लिए अलग होगा, सामान्य महिला के लिए अलग, धात्री अवस्था के लिए अलग, गर्भावस्था के लिए अलग। यानी कि सबसे ज़रूरी बात है कि भाई सबसे पहली बात आयु, दूसरा होता है आपका लिंग। लिंग का मतलब क्या होता है, एक स्त्री और पुरुष के आहार नियोजन में अंतर होता है। लिंग यानी कि लिंग मतलब कि स्त्री और पुरुष, ठीक है। तीसरा होता है फैक्टर जो प्रभावित करते हैं आहार आयोजन को, वो होता है आपका मौसम। यानी कि ठंडी और गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में अलग अलग आहार आयोजन करा जाता है, अलग अलग भोजन की व्यवस्था करी जाती है। इसके अलावा मौसम हो गया, इसके अलावा आपका क्या हो गया, व्यवसाय। व्यवसाय यानी व्यक्ति क्या काम करता है, डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है या किसान है, कैसा काम करता है, व्यापारी है, तो जिस तरीके से वो काम करता है उस तरीके से उसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवसाय के साथ साथ इसके अलावा वो एक प्रकार से जो है आयु, लिंग, मौसम, व्यवसाय और एक प्रकार से और भी एक आध चीज़ इसमें शामिल कर सकते हैं, अवस्थाएं जो तमाम प्रकार की मैंने बताई, धात्री अवस्था, गर्भावस्था, तो वो सब, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार से आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आर्थिक आय आपकी कितनी है, आर्थिक आय, हाँ इसको लिख ले, आर्थिक आय यानी कितना पैसा आता है उसके अकॉर्डिंग भी आहार आयोजन ये भी प्रभावित करता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, नोट डाउन कर लीजिए इसको। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, आते लघुते में प्रश्न आता है, आयु, लिंग, मौसम, व्यवसाय, आर्थिक आय, ठीक है। चले, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 5वां नंबर प्रश्न है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है भैया, प्रश्न है आहार आयोजन से क्या लाभ है। आहार आयोजन से क्या होता है, समय का सदुपयोग होता है, बिल्कुल हाँ ये भी ठीक है। धन का सदुपयोग भी होता है और कार्य का सरलीकरण। कार्य सरलीकरण का मतलब क्या होता है, कार्य बहुत सरल तरीके से हम कर पाते हैं, ठीक है। यानी कि ये तीनों आहार आयोजन से ये तीनों लाभ होते हैं। डी ऑप्शन इसका लगा देंगे, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन आ चुका है, भोजन योजना या आहार योजना फायदेमंद है क्योंकि, इसलिए फायदेमंद है क्योंकि यह परिवार के बजट में मदद कर सकता है, बिल्कुल करता है। यह परिवार के निर्धारण में मदद करता है, बिल्कुल। ये परिवारों को यह बता सकता है कि ये किस तरह के पोषण का उपभोग परिवार कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भोजन योजना या आहार आयोजन फायदेमंद है क्योंकि ये तीनों काम एक प्रकार से हो सकते हैं इसके द्वारा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 7वां क्वेश्चन से भैया, निम्न में से कौन मेन्यू आयोजन का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। मेन्यू आयोजन, देखिए रसोई की उपलब्धता और लागत यानी खर्चा और परिवहन, ये सब मेन्यू आयोजन का एक महत्वपूर्ण कारक है, जबकि संस्थान का प्रकार ये कोई कारक नहीं है, जिसका डी ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में 2023 में ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, तो इन प्रश्नों को जान लें। 2023 में प्रश्न क्या पूछा गया था, यह देखें। पहला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है कि संतुलित आहार होता है, संतुलित आहार स्वादिष्ट होता है, गरिष्ठ होता है या फिर एक प्रकार से पोषक तत्वों से युक्त होता है या फिर उबला हुआ होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। संतुलित आहार जो होता है इसमें पोषक तत्वों से युक्त होता है। पोषक तत्व मतलब क्या, जिसमें कार्बोहाइड्रेट यानी CR कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, वसा हो गई आपकी यानी फैट हो गया, ठीक है, विटामिन हो गई, ठीक है, विटामिन, ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन हो गई और आपका जल हो गया, ठीक है, खनिज लवण हो गया, ये सब शामिल है। 6 पोषक तत्व शामिल होते हैं और इनकी उचित मात्रा में शामिल होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, प्रोटीन नाम मुल्डर ने नाइट्रोजन बहुल जैविक पदार्थों के लिए मतलब कि उसको बताया था, कब बताया था बताएं। प्रोटीन नाम मुल्डर ने दिया था, वैसे प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुल्डर ने दिया था। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है, मतलब कि ये जो एक प्रकार से प्रोटीन होता है, ये नाइट्रोजन बहुल जैविक पदार्थ है। ये एक प्रकार से ये 1838 में इन्होंने बताया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत भार प्रोटीन होता है। लगभग 20% भार जो होता है प्रोटीन का होता है मनुष्य के शरीर में। ये सब प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं 2023 में, ध्यान रखेंगे परीक्षा में आप क्या आ सकते हैं। तो ऐसे ही हर एक चैप्टर के बाद में हम लोग एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी समझ लेंगे। इस तरीके से आपका पूरा एक प्रकार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और एक भी प्रश्न आप परीक्षा में छोड़ करके नहीं आओगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन से, पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो पोषक तत्वों को की आवश्यकता जो होती है इसको प्रभावित करने वाले तत्वों में उम्र, ठीक है, लिंग और
शारीरिक कार्य, यानी कि आप कितना काम करते हो, कैसा कार्य करते हो, आपकी उम्र क्या है और आप महिला हो कि पुरुष हो, वो सभी एक प्रकार से पोषक तत्व आपको यानी कितना लेना चाहिए, ऊर्जा कितनी चाहिए आपको, यानी कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना वसा, कितना प्रोटीन, कितना खनिज लवण, ये सब क्या क्या चाहिए, ये सब आपके इन सभी तत्वों पर मतलब इन सभी लिंग, उम्र, शारीरिक कार्य, इन सभी पर डिपेंड करते हैं। ऊपर तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए प्रश्न आ चुका है, 1 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है, 2023 में प्रश्न आया था और सभी विश्वविद्यालय में 1 ग्राम प्रोटीन कितना ऊर्जा देता है, तो इसमें कितना ऊर्जा, 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। 9 किलो कैलोरी ऊर्जा कौन देता है, ये देता है भैया वसा। 1 ग्राम वसा जो होती है, 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा देती है और 4 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होता है, ग्राम प्रोटीन भी देता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी देता है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी 4 कैलोरी ऊर्जा देता है, यानी 4.1 भी मिलता है। तो 4.1 या 9.1 दोनों मिले तो भी लगा दें, 9 मिले तो भी लगा दें, क्योंकि कभी कभी 4 या 9 डायरेक्टली देते हैं और नहीं तो 9.1 होता है। ठीक है, 9.1। आगे देखेंगे, संतुलित आहार को प्रभावित, तो मैंने आपसे शुरुआत में सारी चीज़ आपको बता दी थी। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में क्या है भैया, देखिए संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों में आयु प्रभावित करती है, आप शारीरिक कामकाज कितना करते हो, यानी शारीरिक क्रियाशीलता, ये भी प्रभावित करती है। इसके अलावा भोज्य पदार्थ की उपलब्धता आपको कितनी चाहिए, ये भी, यानी भोज्य पदार्थ कितना उपलब्ध है आपके पास, ये सभी कारक जो होते हैं संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। इसका डी ऑप्शन लगा देंगे ऊपर, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। फल और सब्जियां महत्वपूर्ण हैं, क्यों? फल और सब्जियां महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि ये आपको विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज तत्व और पोषक तत्व एक प्रकार से प्रदान करते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आपको ऊर्जा देती है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, सभी लोग देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और देखें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है? एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है भैया क्या, संतुलित आहार। ठीक है, संतुलित आहार जरूरी होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए टीकाकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता और एक प्रकार संतुलित आहार क्या जरूरी होता है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए जरूरी तो होता है आपका संतुलित आहार, लेकिन चूंकि संतुलित आहार आप पढ़, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए पूछा जा रहा है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन में उपयुक्त सभी भी दिया है। अब आप बताएं, लास्ट में अगर हैं दिया है क्या, अब इसमें आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। चलें, बिल्कुल दिमाग लगाइएगा, सभी लोग लगाएंगे बिल्कुल। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए पूछा गया, स्वस्थ व्यक्ति मतलब कि जिसको कोई बीमारी भी ना हो और जो एक प्रकार से स्वस्थ हो, उसके सारे पोषक तत्व मिले हों उसको। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जरूरी होता है टीकाकरण करना भी जरूरी होता है, व्यक्तिगत स्वच्छता भी जरूरी होती है और संतुलित आहार भी जरूरी होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जब भी उपयुक्त सभी दिया हो तो आप एक आध ऑप्शन एक बार जरूर देख लें। और हमेशा आपका करेक्ट आंसर जो होता है, जब डी आपका होता है ऐसे प्रश्नों में, और खास करके ऐसे प्रश्नों में डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होते हैं। लगभग 90% क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ऐसे आएंगे ऑब्जेक्टिव में जिसमें डी दिया होगा, और उनमें से आपके 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो सही जाते हैं डी वाले। ठीक है, तो मतलब 90% नहीं आएंगे, मतलब आएंगे लगभग 10-12 क्वेश्चन आएंगे 100 में से, जिनमें से आपको एक प्रकार से सारे के सारे प्रश्न उसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होते हैं। मतलब जो 90 में से 10 क्वेश्चन होंगे वो सारे डी आपके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलें, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। प्रश्न है आरडीए तालिका। आरडीए तालिका जो आईसीएमआर NIN 2020 के अनुसार जारी करती है, ये प्रति 2000 किलो कैलोरी फाइबर की दैनिक आवश्यकता मानी है। किसने, कितने मानी भाई? तो इसने कितनी मानी है? 30 ग्राम मानी है। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात बता दूं, ठीक है, आरडीए जो होता है, आरडीए की अगर बात की तो इसके बारे में हम संतुलित आहार जब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, तो आरडीए तालिका पूरी विस्तार से मैं समझाऊंगा। आईसीएमआर क्या है इसको भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर में अब कल आप देखेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने ये पढ़ा। तो आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने एक प्रकार से समझ लिया ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसके अलावा आप लोगों ने आहार आयोजन से एक प्रकार से आहार आयोजन के बारे में जान लिया, आहार आयोजन का एक प्रकार से उद्देश्य समझा, आहार आयोजन से लाभ समझा, आहार आयोजन का एक प्रकार से विशेषताएं समझी, आहार आयोजन का लाभ और आहार आयोजन के बारे में आपने विस्तार से जान लिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने आहार आयोजन या भोजन प्लानिंग, मील प्लानिंग, जो कुछ भी बोलो, आहार नियोजन आयोजन, सब के बारे में विस्तार समझ लिया। यानी पेपर मतलब कि जो चैप्टर नंबर 1 है आज वो आपका समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें हम संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।
हाँ, और एक चीज़ और आपको बताना मैं फिर से भूल गया। तो अगर आपको कोर्स लेना है तो कोर्स के लिए मात्र और मात्र कितनी प्राइस रखी गई भाई? कोर्स के लिए आपके लिए मात्र 100 रुपये प्राइस रखी गई है। और इस 100 रुपये में आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे, आपको एक प्रकार से सारे लेक्चर मिलेंगे आपके संपूर्ण सिलेबस से डिजिटल बोर्ड पर, जैसे आज आप लोगों ने देखा, और ऐसे ही संपूर्ण सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में और अगर आपके और भी सब्जेक्ट उसके साथ साथ होंगे तो आप ग्रुप से हमसे जुड़े रहेंगे, तो और भी ग्रुप की PDF नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड मैं करवाता रहूँगा, ठीक है। तो आपका फ़ायदा होता ही रहेगा। और आगे चल करके आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे, 5th सेमेस्टर में जाएंगे, तो आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे। तो कोई भी दिक्कत होगी, आपको आगे चल करके MA करना है, BEd करना है, BTC करना है, कैसे कैसे नौकरी मिलती है, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा ना। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला। तो आप अगर आप एक बार कोर्स लेते हैं, एक बार कोर्स लेकर के आप हमसे पढ़ें विस्तार से, और एक मौका आप हमको दीजिए। विश्वास मानिए कि आपका उज्जवल भविष्य होगा। मात्र 100 रुपये की बात है, इसमें ज़्यादा मैं कुछ आपसे तो कुछ ना ज़्यादा पैसा मैंने रखा कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो एक प्रकार से इसे आप SSC कोचिंग करते होंगे 500 रुपये या 2000, 5000, 6000 रुपये कोचिंग के पढ़ाते हैं। आप नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, उसमें आपको लगभग बहुत सारे पैसे दे करके आप तैयारी करते हैं। तो ऐसे में अगर आप जो है आज यहाँ पर विस्तार से होम साइंस पढ़ लेंगी, आगे चल करके आप MA करोगी और डायरेक्ट आपका TGT PGT में तुरंत आप डालेंगी, तुरंत आपका निकल जाएगा अगर आपने अच्छे तरीके से होम साइंस पढ़ा है तो, ठीक है। तो चले फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 100 रुपये की बात है। आप किसी से, आपके घर में कोई पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी चलाते हो, स्कैनर जो मैं व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा, तुरंत उसी पर आप जो है 100 रुपये सेंड कर देंगे, तुरंत आपका एक प्रकार से मैं ऐड कर दूंगा और आसानी से आप पढ़ते रहिएगा। और वो आपके पास वीडियोज़ और PDF नोट्स रहेंगे, वो आप जब चाहें तब पढ़ें, ठीक है। धन्यवाद।